साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है मिलेट्स या मोटा अनाज। मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं और ये पाचन में भी बहुत सहायक साबित होता है। भारत में प्राचीन समय से ही मोटे अनाज को लोग अपनाते हुए आ रहे हैं। आज मोटे अनाज की प्रोसेसिंग कर उससे कई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, लड्डू इत्यादि। और आज जो है कई लोग इस रोज़गार से जुड़ रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही महिला मौजूद है जिन्होंने खुद तो अपना रोज़गार स्थापित किया है, साथ ही साथ कई अन्य लोगों को भी रोज़गार दिया है। तो आइए चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। मिलेट यानी कि श्री अन्न अभी तक हम जानते हैं कि केवल अन्न के रूप में ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता आया है, पर मिलेट के इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। हम डिंडौरी ज़िले के गाना घाट गाँव में आए हुए हैं। यहाँ की महिलाएं मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी और अन्य मिलेट्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि मिलेट से ऐसी और कौन सी चीज़ें बनती हैं। नमस्कार दीदी, अपना नाम के बारे में बताएं। सर जी नमस्कार, मेरा नाम रजनी मंदे है। जैसे कि बैगा परिवार है, वो कोदो कुटकी उपयोग करते थे, पर उनको अच्छा दाम नहीं मिलता था कि जो कोदो कुटकी है उसको लुप्त किया जाता है। इस वजह से हम कोदो कुटकी का अच्छा से अच्छा वो बिस्किट, लड्डू, नमकीन और इडली डोसा बनाकर हम इसको प्रचार करेंगे ताकि हमारा डिंडौरी ज़िले का नाम रोशन होगा। कोदो कुटकी से खीर भी बनती है, कुटकी से, और लड्डू भी बनती है। और अभी हम ये यूनिट कब शुरू किया आपने? ये यूनिट हमारे 2020 जनवरी में चालू हुई थी। तो अभी इस यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें बनाए रहे हैं आप लोग? इस यूनिट में अभी तो सेव नमकीन बन रही है कोदो की, और बिस्किट बन रही है कोदो की, और कुटकी की लड्डू बन रही है। और यदि आर्डर आ गई तो हम केक भी बना लेते हैं, और टोस्ट बनती है, ब्रेड बनती है। तो ये जितनी चीज़ें आप बेकरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें कितना काम जो है वो हाथ से होता है और कितना काम मशीन से होता है? पहले तो हम शुरुआत किए थे तो पूरा काम हाथ ही से कर रहे थे। कुछ अपने से हम जो काम करते करते हमें ज़रूरत पड़ा है तो हम उसको मशीनों को लाए भी हैं खुद से। जैसे कि बिस्किट बनाने वाला हम खुद से बेलना से बेलते थे और हाथ से काट के उसको फिर पैकिंग भी करते थे, और हमारे यहाँ पैकिंग भी होती है। जैसे बिस्किट बनाना है तो तौलते हैं कि आज 1 ग्राम है कि 1 किलो है कि आधा किलो है, और मिक्स करके उसको बिस्किट बना के ओवन मशीन में सिकाई करके उसको पैकिंग करके ऑर्डर में उसका पूर्ति करते हैं। और क्या क्या चुनौती रहती है इसको बनाने में? ये तो इससे पहले आप लोगों ने इस तरह का कोई काम नहीं किया होगा, गांव में शायद ये अपनी तरह का पहला काम होगा जी। तो शुरुआती दौर पे आपको कौन कौन सी चुनौती का सामना करना? हमें चुनौती में बहुत ज़्यादा परेशानी होना पड़ा है। सामान बनाना एक अलग चीज़ है, घर में तो आप लोग पहले से भी चीज़ें बनाती रही होंगी, और इस सामान को बेचना वो तो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। जी। तो कोदो कुटकी से बनी हुई ये बेकरी के सामान को बेचने के लिए आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिली और किस तरह की चुनौती इसको बेचने में जाती है? आप किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करती हैं? हमें बेचने के लिए तो ये है कि इसका जो प्रोडक्ट है उसका गुणवत्ता पहले देखते हैं लेने वाले, और गुणवत्ता की ही देख के वो मार्केटिंग में हम उतार पाते हैं। तो जब आप इसे बाज़ार में बेचते हैं तो इसकी क्या खासियत बताकर बेचते हैं? जैसे कोदो कुटकी मोटा अनाज है, और जैसे वो हो गई चावल हो गई, गेहूँ हो गई, तो एक कोदो कुटकी का अलग ही तत्व है, और वो पोषण आहार है। जैसे शुगर का है तो शुगर वाले इसको रोज़ खाते हैं, कोई परेशानी नहीं जाती, और चावल यदि खा लिए तो शुगर बढ़ती भी है और परेशानी जाती है। इस वजह से हम उनको लाभ के माध्यम से, जैसे लाभ है, और खिला के भी बताते हैं, तब जाके वो लेते हैं। अगर किसी को आपके यहाँ से ये बिस्किट लेना हो तो अभी ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है? जी, हमारे डिंडौरी ज़िला में 5 यूनिट डली है कोदो कुटकी की, और 5 यूनिट में उपलब्ध हो जाएगी डिंडौरी ज़िला में। तो अभी तो ये बात हुई इसकी, क्या हम इसको बनता हुआ देख सकते हैं? जी, दिखा देंगे।
हम तो इसको अभी अपने देश तक ले जाने चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश से हमारा भारत में ये है कि डिंडौरी ज़िले का नाम रोशन हो। एक अन्नदाई के नाम से हमारा एक वो है, वाइट साइड में इनका चल रहा है कोदो कुटकी को बेचने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग मिले ताकि हम अपना प्रोडक्ट को देश विदेश तक पहुंचाएं। तो जो यहाँ पर महिलाएं हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, उनको आप बताएं कि आप क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, और कोई अगर इस तरह के कार्यक्रम अपने गांव में शुरू करना चाहे तो उसे कैसे जुड़ना होगा। वो पहले ट्रेनिंग लेते हैं, देखने आते हैं। यदि 8 दिन आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम इनका पैसा हमें नहीं देना, हम सीखने आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ठीक है, हम भी सहयोग कर देंगे, आप शुरू करिए। और जो दूसरे गांव में मान लीजिए किसी को शुरू करना है, जो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे तरफ से पूरा सहयोग है। और आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? जी, हम तो लिए थे सहपुरा, पहले ज़्यादा दूर ले जाने की वो नहीं थी, तो फिर एक सहपुरा गोरैया है, वहाँ 2013 से चालू है, तो वहीं सीखे थे। फिर उसके बाद जब स्थापित करने का पूरा वो हो गई थी, मशीनें आ गई थी, तो हम हरियाणा गए थे। हरियाणा के बाद तामिया गए थे। तो अभी यहाँ पर बिस्कुट, नमकीन और कुकीज़ बन रहा है। इसके अलावा कोदो कुटकी से और कौन सी चीज़ें आप भविष्य में बनाने वाली हैं? अब कोदो कुटकी से तो हर केक प्रकार के बारे में आप बात कर रही थी, वो तो बड़ा आधुनिक चीज़ है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो क्या आप लोग केक भी बनाने वाले हैं? जी, हम केक बना लेंगे, और केक का भी हमें वो प्रशिक्षण मिला है। और इस केक में बहुत स्वादिष्ट रहती है। जैसे अभी बाज़ार में कुछ मिलावट वाले बनाते हैं, पर हम ज़्यादा मिलावट नहीं रखते। जैसे फूलने का सामान है वो डालते हैं, कोदो डालते हैं और कोदो का आटा डालते हैं, और उसमें जो स्वादिष्ट रहती है चॉकलेट वाली, वो डालते हैं। तो आपकी यात्रा तो बहुत प्रेरणादायी है, कोदो से इतनी सारी चीज़ें बनते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे थे श्री अन्न से बनने वाले अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आइए मैडम से उनके यूनिट में ही जानते हैं कि ये कैसे बनता है। जी सर, ये हमारा कोदो कुटकी से जो कुकीज बनती है, नमकीन बनती है, इसमें हम गुड़ाई करते हैं। और गुड़ने में इसमें कितनी मात्रा में चीज़ें मिली होती हैं? सर, इसमें शक्कर मिलती है, घी मिलती है, कस्टर्ड मिलती है, बेकिंग मिलती है, और उसको हम 10 मिनट तक 4-5 आइटम को मिला के 10 मिनट तक फेटाई करते हैं। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इसमें वो डाल दिए, कोदो आटा डाल दिए हम 25 किलो। तो मैदा कुछ वो नॉर्मल करने के लिए मैदा का उपयोग होता है 15 किलो। तो ये 40 किलो इसमें फेटाई होती है सर। तो इसको चेक कैसे करते हैं कि आपका आटा अच्छे से गुथ गया है? सर, ये जब फेंटते फेंटते यदि इकट्ठे होने लगती है और इसमें जो घी है, तो वो घी का मात्रा इधर सामने चिकचिकाहट से आती है, तब पता चलती है कि ये हमारे गुड़ गई है और बिस्किट बन जाएगी। तो अगर इसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो गई है तो बीच में भी इसे मिला सकते हैं? जी, मिल जाएगी सर। तो इसे एक बार आप चला कर दिखाएंगे कैसे? जी जी, ये दिखा रहे हैं सर।
अब ये बिस्किट बनने लायक हम गूंद लिए सर। अब इसके बाद हम इसको मशीन में, पहले तो हम हाथ से बेलना से बेलते थे सर, हमारे पास मशीनें नहीं थी, तो हम शुरुआत में इतना मशीनें नहीं ले पाए थे, ना इतना हमारे पास पैसा भी नहीं थी हमें, फिर अभी हम ये मशीन खरीदे हैं। इसमें कितनी मात्रा आप रखते हैं? 5 किलो आ जाती है सर इकट्ठी एक बार में। तो इसके बाद की प्रोसेस क्या है? यहाँ रखने के बाद सर हम ये ऐसे ट्रे में रखे और इसको पूरा जमा के, तो क्या इसमें भी कुछ हिस्सा इसका बर्बाद चला जाता है इस प्रोसेस के दौरान? सर इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं जाती, उसमें जाती थी जो हाथ में बेलते थे, तो रोटी बनाते थे, फिर उसमें हम 4 बिस्किट काटे, फिर इतना सारे फिर बच जाते थे। हम 10 किलो के माल एक टाइम में बनती थी, और अब जब से हम ये मशीन लिए हैं तो हम 2 कुंटल 2.5 कुंटल माल बना लेते हैं। तो इसमें भी जो कटी हुई चीज़ है उसका दोबारा इस्तेमाल हो जाता जी है? हो जाती है। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस है? ये बिस्किट बन रही है सर। बिस्किट बनाने के बाद हम इसमें आटा भी मिलाएंगे आप? अब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, सीधे इसको हम 36 ट्रे करेंगे। एक ट्रे है, जैसे ये ट्रे है तो हम ट्राली में 36 ट्राली रख के और हम सेकते हैं वहाँ ओवन में। कितने देर के लिए सेकना होता है? हम ओवन को 180 टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उसके बाद गर्म होने के बाद हम जो बिस्किट सिकाई होती है वो 15 मिनट में सिक जाती है। तो प्रतिदिन औसतन कितना बिस्किट निकल जाता है? यदि लाइट रह गई सर तो हम 2.5 से 3 कुंटल हमारा रोज का हमारा बिस्किट बनती है। दीदी ओवन में फिर कैसे डालते हैं, आगे का प्रोसेस बताइए जरा। जी सर, पहले ओवन चालू किए हम यहाँ से, फिर उसके बाद हम तो इसके बाद कितनी देर तक इंतजार करना होगा? 15 मिनट में सिक जाएगी सर। तो एक बार में कितनी मात्रा डालते हैं आप लोग? 10 किलो का माल है सर अंदर, और इसको 15 मिनट लगेंगे? 10 किलो मीट यानी कि 20 किलो का माल है ये, 15 मिनट में सिक जाएगी। तो कई बार जल जाता होगा अगर उससे नहीं, टाइम पेजर सब है सर हमारे ओवन में, टाइम पेजर हमारे ओवन में सब टाइम हम फिक्स करके रखे हैं। वो सेकने के बाद सीटी भी देती है जी। और मशीन में अगर कोई खराबी आए तो रिपेयरिंग करना की भी ट्रेनिंग आप लोगों को मिली है? ट्रेनिंग अभी एक बार बीच में किए थे, फिर अभी ख़राब हो गई थी तो हम भोपाल से बुलवाए थे, कहा इसके हमारे पास वो उसका वो नहीं है। तो मशीन को चलाना सीखने में कितना वक्त लगा? 1 हफ्ता लगी है। वो बारीक वो उसमें बटने हैं तो थोड़ी दिमाग घूम जाती थी, इस वजह से फिर हम धीरे धीरे चलाए। तो शुरू में तो मैं ही चलाई हूँ सबसे पहले, फिर अब भाइयों लोगों को भी सिखा दी हूँ कि मेरे को इधर उधर जाना पड़ गया। तो दीदी ये बिस्किट अब ओवन से आ गए हैं, इसके बाद क्या होता है, इनका कैसे पैकेजिंग होती है? पैकेज यदि करना है तो हम 10-20 मिनट तक इसको ठंडा कराते हैं,
ठंडा यदि गर्म गर्म रखेंगे तो अंदर वो पसीज के और नमी बन जाती है। इस वजह से हम ठंडा देख लेते हैं और देखने के बाद जब यदि हमें पैकेट करना है तो हम सही बिस्किट रखते हैं। काइस के पैकेट में सही बिस्किट रखेंगे तो वो बहुत दिन तक 3 महीने तक टारगेट रहता है हमारे बिस्किट का रखने का। तो हम इसको पैक कर लिए। तो एक पैकेट में कितने बिस्किट जाते हैं? 18 बिस्किट, ये 200 ग्राम की रहती है। तो इसकी पैकेजिंग के लिए अलग अलग लोग तय हैं या सभी लोग मिलकर पैकेजिंग भी कर लेते हैं? सब बना लेते हैं, पर जिसको यदि वो है काम करना है तो वो खुद कर लेती है। यदि जल्दीबाजी है तो सब मिल के कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाती है। पैकेज करने के बाद हमारी ये डिब्बा हैं, जैसे ये कोदो का है और ये महुआ का है और नमकीन है। हमें इतना पैकेट जैसे बना लेते हैं और हमारे जो डिमांड आ जाती है उसके माध्यम से हम ये पैकेट भेजते हैं और हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहती है। तो इसका बड़ा ऑर्डर जब आता है तो उसको फिर कैसे पैक करते हैं? यदि वो किलो में कह रहे हैं तो फिर किलो वाले बनाएंगे। ये 200 ग्राम वाला है। इसमें डिब्बों के रंग अलग अलग दिख रहे हैं, लाल डब्बा, हरा डब्बा, इनका क्या मतलब है? एक पहचान है, जैसे ये पीला कलर का रहती है हमारी सेव रहती है इस वजह से, और ये लाल कलर की ये है कि कोदो का है ये। और इनका परिवहन कैसे होता है? इनका परिवहन ये है कि हम ऑनलाइन भी वो काम है हमारी। जैसे डिमांड आ गई उसके माध्यम से हम पता उनसे ले लेते हैं और हमारे गाड़ी में हम इनका परिवहन कर देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट भेजते हैं या वो लोग लेने आ जाते हैं? नहीं, डायरेक्ट भेज देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मिलेट का इस्तेमाल केवल खाद्यान्न के रूप में ही नहीं, उसके अन्य बेकरी आइटम्स भी बनते हैं, जैसे बिस्कुट, कुकीज़, केक। तो इस तरह से वैल्यू ऐड करके मिलेट्स की भी बहुत सारी चीज़ें बनाकर हम लाभ कमा सकते हैं। हम डिंडौरी ज़िले के नर्मदा किनारे स्थित खामी रैयत गांव में हैं। यहाँ के एक प्रगतिशील किसान से हम जानते हैं कि वो किस तरह से खेती करते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप मरावी, जिला डिंडौरी से हूँ। मैं डिंडौरी के नज़दीक ही मेरा गांव, डिंडौरी से 10 किलोमीटर के आसपास दूरी है, ग्राम खामी रैयत। वहाँ का कृषक हूँ मैं। आप किस किस तरह की खेती करते हैं? मैं धान की फसल लेता हूँ, धान के साथ में मक्का, अरहर, राहर और मटर। इसके साथ साथ में मैं सब्जी की फसल भी लेता हूँ। कौन कौन सी सब्जियां आप लगाते हैं? सब्जी में मैं आलू लगाता हूँ, टमाटर लगाता हूँ, बैगन लगाता हूँ और इनके अलावा मसाले की फसल में मैं मिर्च और प्याज और लहसुन की खेती करता हूँ। धान की खेती में तो अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है जी। तो आप किस तरीके से सिंचाई करते हैं और कौन कौन सी प्रजाति के धान की फसलें लगाते हैं? जी, धान में सर मैं अभी MTU 1010 और NSL 1010 का उपयोग किया हूँ और देसी धान में मैं सफरी नाम की धान है उसका यूज करता हूँ, जो 140 से 145 दिन में कटाई होती है उसकी और उपज भी अच्छी होती है। और धान के अलावा इन खेतों में और आप कौन सी फसलें लेते हैं? धान के अलावा सर धान कटाई करने के बाद मैं इनमें दलहनी फसलें डालूंगा और दलहनी के अलावा गेहूं फसल भी डालते हैं सर। दलहन और के अलावा क्या कोई तिलहन की फसल भी आप लेते हैं? तिलहन में ये राम तेल सर, राम तेल, और बाड़ी में मक्के की बाद हम लोग लगाते हैं राई, राई से तेल का इस्तेमाल करते हैं जी। तो आपने सब्जी लगाने का काम शुरू किया, धान भी लगाते हैं जी। तो आप पशुपालन भी करते होंगे जी। आपके पास किस तरह के पशु हैं? जी सर, देखिए सर, ये खेती करने से पूरा लाभ तो नहीं मिल पाता और खेती के भरोसे ही अपन नहीं रह सकते। अन्य भी अपने वो जैसे जीवन यापन करना है सर, तो खेती से ही मतलब उतना लाभ नहीं हो पाता। तो इसके साथ साथ हम लोग सब्जी की फसल लेते हैं। उद्यानिकी में आम का फसल लगाया हूँ मैं, यहाँ पर आम लगाया हूँ और आम के साथ साथ में दुग्ध पालन के लिए सर मैंने गाय रखा है और गाय के अलावा मेरे पास एक भैंस भी है और बकरी पालन भी है
जिससे अधिक आमदनी होती है सर, तो जीवन यापन करने में कुछ परेशानियां कम होती हैं। तो पशुपालन से तो आपको खाद भी बनाने के लिए गोबर वगैरह उपलब्ध हो जाता होगा, तो आप जी। खाद किस तरह की इस्तेमाल करते हैं? सर गाय के खाद, जो गाय पशुओं की खाद है, उनको हम एक गोबर को एक गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे बना के 2 से 3 मीटर के गड्ढे, उसमें इकट्ठे करते हैं, कचरा डालते हैं और फिर गोबर डालते हैं, जिससे 1-2 महीने में अच्छा से तैयार हो जाता है, सड़ जाती है पूरी तरह से। उसको सर फसल में यूज करते हैं तो पैदावार अधिक बढ़ती है। चक्रीय खेती का ये लाभ तो है, इसके साथ साथ स्वच्छता का भी अपना बहुत महत्व होता है। जी। तो आप खेती में स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है? खेती में सर जितना अपन अच्छे ढंग से स्वच्छ रखेंगे फसलों को, या खरपतवार होती है, बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे धान की फसल लेते हैं तो धान से अगर खरपतवार ज़्यादा हो गया तो धान की फसल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बहुत कम उपज होती है। तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम पे साफ करना पड़ता है। तो खरपतवार का देसी तरीका क्या है उन्हें हटाने का? देसी तरह से सर ये आदमी खुद हटाते हैं सर, वो निकालते हैं हाथ से और उखाड़ के फेंकते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप ज़्यादातर प्राकृतिक या जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती के लिए गोबर खाद के अलावा क्या अन्य तरह के भी कोई खाद इस्तेमाल करते हैं आप? जी सर, वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं सर। वर्मी कंपोस्ट में कचरा डालते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं और समय समय पर पानी डालते हैं और वहाँ केंचुआ डालते हैं। तो केंचुआ पूरी तरह से वो गोबर को, मिट्टी को और कचरे को खा के इकट्ठे, और वो अपने बीट के माध्यम से वो खाद बना के देते हैं, जो चाय की तरह भुरभुरी होती है। उसको बोने में भी आसानी जाती है और फसल अच्छी हरियाली में रहता है सर, और उपज भी अच्छी मिलती है। तो ज़्यादातर किसान अभी भी इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि रासायनिक खेती करें या प्राकृतिक खेती करें। जी। तो ऐसे किसानों को आप क्या संदेश देंगे? सर मेरा तो यही संदेश है सर, जो रासायनिक खेती किया जा रहा है सर, उसमें अनेक प्रकार के नुकसान हैं सर। रासायनिक खेती करने से ये जो उम्र है, वो भी उम्र में भी परिवर्तन आ रहा है सर। अधिकतर रासायनिक खेती हो रही है अभी। रासायनिक खेती से सर, एक तो रासायनिक खेती करने से ये जो मिट्टी है खेत की, वो हल चलाने में सर दिक्कत जाती है, कड़ापन आती है और तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो मैंने रासायनिक खेती को बदल के अब जो परंपरागत खेती चलती आ रही थी अपने पुराने ज़माने से, उसी पद्धति को अपनाना चाहता हूँ। धान के अलावा डिंडोरी तो श्री अन्न यानी कि कोदो कुटकी मिलेट्स के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है, तो आप इसकी खेती भी करते हैं? जी, कोदो कुटकी की भी खेती करते हैं सर, और टाइम टाइम में 2-3 साल पड़ती छोड़ देते हैं सर ज़मीन को पड़ती छोड़ने से उसकी उपजाऊ हो जाती है मिट्टी। उपजाऊ होने के बाद फिर उसमें राम तिल डालते हैं। राम तिल डालने के बाद दूसरे साल में ये डालते हैं सर कोदो के साथ में अरहर डाल देते हैं, उससे अपने को अच्छी उपज मिलती है। तो अलग अलग दलहन, तिलहन और धान की फसल लगाने से मिट्टी को क्या फ़ायदा पहुंचता है? सर फसल चक्र अपनाने से तो फ़ायदा होता ही है सर। कुछ फसल होती हैं जो ऊपर की मिट्टी से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, फिर जैसे फसल चक्र अपनाते हैं उसमें अरहर डाल देते हैं, तो अरहर की जो मूसली जड़ें होती हैं वो अंदर तक जाती हैं, तो अंदर से खाद लेती हैं और फिर अपना वो पैदावार देती हैं। और उद्यानिकी की कौन कौन सी फसलें आप लेते हैं? सर उद्यानिकी में मैं इस साल आम का वृक्ष लगाया हूँ, आम का फसल लगाया हूँ। यहाँ पर 30 पौधे लगा हुआ है। ये जितने भी पौधे लगे हैं 30 अभी पूरे जीवित हैं और वो बडिंग किया हुआ है सर। और आप मसालों की खेती भी करते हैं, जी। कौन कौन से मसाले आप लगाते हैं? सर मसाले में मैं सबसे पहले ये लगाया हूँ लहसुन लगाने के बाद मेरे को अच्छा से उपज मिला था, तो इस साल तो लहसुन नहीं लगाऊंगा, अब इस साल लगाऊंगा मैं प्याज की भी खेती करता हूँ सर। तो जो लहसुन रासायनिक खाद में लगाई जाती है और जो देसी खाद में लगाई जाती है, इनमें क्या उपज का अंतर आता है या आकार का अंतर आता है? उपज का अंतर आता है सर, प्लस आकार में भी अंतर आते हैं। जो रासायनिक खाद से अपन मसाले की खेती करते हैं, उसके जो साइज होती है, साइज बढ़ जाती है सर ये प्राकृतिक खेती में।
तो आपके गांव में इसी तरह के सभी लोग चक्रीय खेती करते हैं या अभी भी कुछ लोग वही नए तरीके की खेती ही करते हैं? सर कुछ लोग तो अभी धीरे धीरे कई प्रशिक्षण होते हैं, गांव में भी प्रशिक्षण होते हैं, तो उनके माध्यम से धीरे धीरे अब रासायनिक खेती करना बंद करेंगे। अब सभी को पता चल गया है कि प्राकृतिक खेती से जितना लाभ होता है उतना लाभ रासायनिक खेती में नहीं है। तो ऐसा जागरूक हो रहे हैं आदमी, धीरे धीरे लगता है मेरे को रासायनिक खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती अपना लेंगे। तो ऐसे किसानों को आप किस तरीके से प्रेरित करते हैं? सर मैं तो जितने भी किसानों से मुलाकात होती है तो उनसे मैं यही सलाह देता हूँ कि रासायनिक खेती को छोड़ के और फिर प्राकृतिक पद्धति अपनाएं। बहुत बहुत जैविक धन्यवाद खेती। दिलीप जी। तो आज बस इतना ही। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम कृषि संबंधित कुछ नई जानकारियों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।